नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। और ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगाई है। साथ ही आपको बताएं कि हड़ताल पर जाना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। कोरोना के कारण कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। हड़ताल कर्मियों को काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। रजनीश हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रजनीश, पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगाई है स्वास्थ्य कर्मियों के। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है और स्वास्थ्य कर्मियों का क्या रिएक्शन है इस रोक के बाद? देखिए सुकन्या, एक माह के भीतर एनएचएम के जो 20,000 कर्मी हैं बिहार के, वो दूसरी बार हड़ताल पर गए हैं। यानी इससे पहले जिस तरह से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, सरकार ने संज्ञान लिया था, लेकिन आज अगर बात करें तो कल से ही राज्य भर के 20,000 कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कोरोना का जो तमाम जो प्रक्रिया है खासकर उस पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। डेटा कलेक्ट करने से लेकर बाकी जो जांच का काम है उस पर असर पड़ रहा है। हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, डीसीएम, बीसीएम यानी प्रखंड से लेकर जो मेडिकल कॉलेज है वहां तक इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार अल्टीमेटम भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है पूरे मामले पर। और जो महाधिवक्ता है ललित किशोर, उन्होंने सरकार के द्वारा जो जारी नोटिस था उसको कोर्ट के सामने पेश किया है, जिसके आधार पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है और इस हड़ताल को अवैध बताया है। साथ ही कहा है कि मानवीय पहलू को देखते हुए हड़ताल का अधिकार जरूर है बिहार के तमाम जो सरकारी कर्मी हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, लेकिन ये समय हड़ताल पर जाने का नहीं है और मानवीय पहलू को देखते हुए हड़ताल पर जो गए हुए कर्मी हैं उनको वापस लेना है, या फिर जो 27 अगस्त जिन्होंने अल्टीमेटम दिया यानी जूनियर डॉक्टर और आरडीए जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था कि हम कोविड बीमा नहीं करेंगे तो हड़ताल पर जाएंगे। तमाम चीजों को संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है और फिलहाल हड़ताल पर जाने के लिए कहीं ना कहीं रोक लगा दी है और कहा है कि ये अभी गलत समय है। बिल्कुल। चलिए रजनीश, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। अब देखना होगा कि हड़ताल पर गए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है इस रोक के बाद। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं छपरा की, जहां छपरा में 3 युवकों की मौत हुई है। तो छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहाने के दौरान डूबने से इनकी मौत हुई है। परसा में मिर्जापुर नहर में हादसा हुआ। डूबे तीनों युवक का शव बरामद कर लिया गया है। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 युवकों की मौत हुई है। नहाने के दौरान डूबने से इनकी मौत हुई। परसा में मिर्जापुर नहर में हादसा हुआ है। डूबे तीनों युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आपको बता रहे हैं, जहां 3 युवकों की मौत की खबर आ रही है। साथ ही तीनों का शव भी बरामद हुआ है। और पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ये तीनों युवक नहाने के लिए गए थे, लेकिन उसी दरमियान ये हादसे के शिकार हो गए और नहाने के दौरान डूबने से इनकी मौत हुई। पूरा मामला परसा में मिर्जापुर नहर का है। और इन सब के बीच न्यूज 18 से आपसे गुजारिश है कि अभी बाढ़ का आलम है, बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में पानी वाली जगहों से दूरी बनाकर रखें, बेवजह के स्टंट ट्राई ना करें और बिना अगर आपको पुख्ता जानकारी नहीं है स्विमिंग की तो पानी में ना जाएं। सीतामढ़ी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। 2 लड़की और 1 लड़के की डूबने से मौत हुई है। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ। सभी शव को तालाब से निकाला गया है बाहर। बोखरा के नया चोला की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अगली अहम खबर, जहां सीतामढ़ी में भी 3 बच्चों की मौत डूबने की वजह से हो गई है। 2 लड़की और 1 लड़के की डूबने से मौत हुई है। तालाब में नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे हादसे के शिकार हुए। सभी शव को तालाब से निकाला गया है। बोखरा के नया चोला की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले हमने छपरा से आपको खबर बताई और अब सीतामढ़ी से आप खबर देख रहे हैं, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। 2 लड़की और 1 लड़के की डूबने से मौत हुई। ये तीनों भी तालाब में नहाने गए थे और इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। डूब गए ये तीनों और सभी शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। और एक बार फिर से न्यूज 18 की आपसे गुजारिश की, बाढ़ का आलम है बिहार में। ऐसे में नदियों से दूरी बनाकर रखें। थोड़े से मनोरंजन की वजह से आप किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। राकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राकेश, 3 बच्चों की डूबने से मौत की खबर आ रही है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए।
जी, मैं बता दूं सुकन्या कि आज सीतामढ़ी के लिए काफी दुखद दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज 2 हादसे हुए हैं, जिसमें एक बिजली स्पर्शाघात से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं पानी में डूबने से, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का शामिल है। बोखरा प्रखंड के नया टोल गांव की घटना है, जहां प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है मौके पर और शव को निकाल लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जो पीड़ित परिवार है उसके घर में कोलाहल की स्थिति मची हुई है और लोग सांत्वना दे रहे हैं और प्रशासन का दावा है कि जो भी सरकारी सहायता सरकार द्वारा कही जा रही है वो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। जी सुकन्या। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब रुख मोतिहारी का करेंगे, जहां 3 बच्चियों की डूबने से मौत हुई है। ये तीनों बच्चियां भी नहाने गई थी और इसी दौरान डूबने से इनकी मौत हुई। तीनों बच्चियों का शव भी बरामद कर लिया गया है। अरेराज के भैरव स्थान पोखर की घटना आपको बता रहे हैं। तो पहले छपरा, फिर सीतामढ़ी और अब मोतिहारी में 3 बच्चियों की मौत नहाने के दौरान डूबने से हुई है। तीनों बच्चियों का शव बरामद हुआ है। अरेराज के भैरव स्थान पोखर की घटना आपको बता रहे हैं। छपरा में बाढ़ के कारण लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कें जलमग्न हैं और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। छपरा मुजफ्फरपुर मार्ग की तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सड़क पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। लोगों को आना जाना है तो इसी पानी को क्रॉस करके आना जाना पड़ता है और इस दरमियान डर हमेशा बनी रहती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 41 पंचायत के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों की जिंदगी जुगाड़ के नाव के सहारे कट रही है। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। ये मुरकाही गांव है। यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो पूरे गांव वाले ने खुद से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे नाव बना लिए हैं। कोई ट्यूब को जोड़ करके नाव बनाए हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मवेशी को खाने वाले जो नाद होते हैं उसके सहारे वो आवागमन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस पर वो सवार होकर के आवागमन करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रात में भी इन लोग को जब ज़रूरत पड़ती है तो ये उसी जुगाड़ नाव के सहारे NH 31 तक पहुंचते हैं और अपने काम को करके फिर वो घर लौटते हैं, जो काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 150 के करीब नाव चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक तरह से ये कहे कि जुगाड़ नाव के सहारे ये लोग आवागमन करें तो कहीं न कहीं ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिनसे हम ये बात करते हैं कि आखिर कितनी परेशानी होती है उनको। नहीं होती है, कैसे आप लोग पानी में सर आते हैं, रात को भी अथी करके तैर के आ जाते हैं, खाना पीना खा के। माल जाल जो है सो रोडे पर है। कैसे आते जाते हैं? ट्यूस आते हैं, हेल कर आते हैं। यहाँ पे लायकोगने है। डर भी लगता होगा? डर तो लगते है। अपना टॉर्चर लेकर आते हैं, अपना चला जाते हैं 10 बजे 11 बजे रात तक। जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों ने जुगाड़ नाव का सहारा लिया है, ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि उन जगहों पर नाव की व्यवस्था करे जिससे इनको जान जोखिम में जुगाड़ नाव के सहारे आवागमन नहीं करना पड़े। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। दानापुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दियारा के कई इलाकों में पानी भरने लगा है। ऐसे में लोग नाव से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन की टीम नाव परिचालन की निगरानी कर रही है। यहां गंगा घाट पर सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि नाव पर ओवरलोडिंग ना हो। आइए जानते हैं किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और लोग किस तरह से अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के लिए, और किस तरह से जो है नाव पे वो लोग चढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, किस तरह से नाव पे ओवरलोडिंग ना हो उसके लिए जो है ये इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से हर एक जगह जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है
और ये लोग जो है अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। किस तरह की सुरक्षा में लगे हुए हैं? और कम आदमी जाए नाव पर, पानी बढ़ रहा है, इसके कारण कम आदमी चलना चाहिए नाव पर, कोई खतरा नहीं हो, स्थिर से जाए 100 आदमी। जो नाव है उस पर कम लोग सवार हों और नाव बीच गंगा में जाए तो सुरक्षित रहे, किसी तरह का खतरा ना हो, नाव डूबने का खतरा ना हो, इसको लेकर के जो है ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी नाव आ रही है उस नाव पे जो उनकी संख्या है वो हिसाब से रहे, उसके लिए ये लोग जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा ये तैनाती की गई है। यहाँ पे लोग गंगा से आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो है दियरा के क्षेत्र में रहने वाले हैं और वहाँ जो दियरा का इलाका है वो गंगा के जलस्तर बढ़ने से वहाँ भी पानी घुसने लगा है। कम आदमी ले जाना है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आ रहे हैं? तो ये पुरानी पानापुर से नाव आ रही है। कम संख्या में 10 से 12 लोग ही जो है आ रहे हैं और कम संख्या आने की वजह से लोग सुरक्षित भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दिल्ली के तिगुपुर गांव के किसान पप्पन सिंह ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई। पप्पन सिंह ने बिहार के 20 मजदूरों का हवाई टिकट बुक कराया है। सभी मजदूर समस्तीपुर के श्रीगारपुर गांव के रहने वाले हैं। पप्पन सिंह ने समस्तीपुर से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भी गाड़ियों का इंतजाम किया। इससे पहले पप्पन सिंह ने लॉकडाउन में फंसे 10 मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर भेजा था। किराया 4000 रुपये और फ्लाइट का 5200 रुपये। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे 1200 रुपये और ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, तो अच्छा है कि वो फ्लाइट से आए। और पिछली बार 10 मजदूर बंधुओं ने हवाई यात्रा का आनंद ले लिया था, अब 21 ले लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए छपरा के शिक्षक अखिलेश्वर पाठक को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अखिलेश्वर पाठक मध्य विद्यालय भैंसवाड़ा के प्रिंसिपल हैं। अखिलेश्वर पाठक का कहना है कि उन्होंने अपने शिक्षक जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों के चहुमुखी विकास पर जोर दिया है। हमने ये देखा सर कि अगर समयनिष्ठ व्यक्ति हो अगर शिक्षक के रूप में और कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को अगर वह अपने विद्यालय में या कार्यालय में लागू करता है तो अपने आप उसके परिवार का संपोषण, समृद्धि और समाज का सबका एक साथ होने लगता है। वही प्रक्रिया आज हमारे साथ है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख कर सब अच्छी नौकरियों में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। बैठक में सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिए गए। आइए बताते हैं कि आपको कि निर्वाचन आयोग की आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक में क्या क्या निर्देश दिए गए। तो इसी की बैठक में निर्देश, चुनाव आयोग के गाइडलाइन का सख्ती से हो पालन, काउंटिंग सेंटर को बड़ा बनाने के निर्देश दिए गए, बाहर से आए मजदूरों का नाम हो शामिल, माइग्रेंट का 100% नाम वोटर लिस्ट में हो, ज्यादा बूथों को देखकर लगाए ज्यादा कर्मी को, महिला कर्मियों को भी चुनाव में लगाया जाएगा, चुनावी सभा का सख्ती से पालन कराने के निर्देश, जो पार्टी पहले स्थान की बुकिंग करे उसे स्थान दे, सभी जगह सेक्टर ऑफिसर की तैनाती, बड़े बूथों पर बीएलओ की तैनाती करने के निर्देश। ब्रॉड गाइडलाइन ऑफ कोविड का आया है, उस पर विचार विमर्श हुआ और साथ साथ यह कहा गया कि स्टेट स्तर पर हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पर, और जिला और एसी स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तैयार करने के लिए और उनके सुझाव की मांग की गई है। इसी तरह से इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग सेंटर स्पेसियस बनाने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और इसमें कहीं प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ये में साथ ही साथ जो बिहार में माइग्रेंट्स आए थे
उन सभी का 100% नाम निर्वाचक सूची में जुड़े। इसके लिए कैसे उन्होंने प्रयास किया है, उनके पास डाटा अवेलेबल है और जो भी अहर्ता रखते हैं उन अहर्ता रखने वाले माइग्रेंट्स का निर्वाचक सूची में नाम जुड़ने के विषय में डॉक्यूमेंटेशन करने की बात भी सीओ साहब ने बताया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार कार्मिकों की अधिक आवश्यकता होगी, तो चूँकि मतदान केंद्र की संख्या बढ़ गई है इसलिए महिला कार्मिकों को भी जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए वहाँ पर उनको डिप्लॉयड करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बूथों की संख्या 72,000 से बढ़कर 1,06,000 हो गई है। इससे सियासी दलों की चुनौतियां बढ़ गई है। वहीं चुनाव आयोग के सामने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती है। बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे अपने लिए एक अवसर मान रहा है और दावा कर रहा है कि बूथ संख्या बढ़ने का फायदा उसे ही होगा। जिन्होंने करोड़ों लोग पैदल चल के बिहार आए हैं, जिसको नीतीश कुमार जी छोड़े हैं, उनके पास मात्र 5 साल में एक बार मौका मिलेगा कि अपने मत के प्रयोग के बदौलत सरकार को बदले। जब बूथों की संख्या बढ़ी है तो मतदान भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन को, हमारे दल को वो प्रतिशत में फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने 15 साल में जो काम किया, जो उस काम का शिलान्यास किए, उसका उद्घाटन भी किए, जो दिख रहा है, जिसका बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है। लॉकडाउन के समय से कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रवेश पर लूक लगी हुई थी, लेकिन आज से सभी की एंट्री आम हो गई है। आज आरजेडी कार्यालय में गहमागहमी दिखी। कैसा रहा आज आरजेडी कार्यालय का नजारा, जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में जो है सरगर्मी बढ़ चुकी है। लॉकडाउन के दौरान जो है ये आरजेडी कार्यालय जो है वो बंद थी। अब ये जो है कार्यालय खुल चुकी है। देख सकते हैं कि कार्यालय खुलने के साथ ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी कार्यालय आना शुरू हो चुके हैं और देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय का जो है यहाँ पे पूरी तरह से तस्वीर बदली सी देखने को मिल रही है। कार्यालय के बाहर जो है पूरे तौर पे लालटेन, जो इनका चुनाव चिन्ह है आरजेडी का, वो लगाया गया है। उसके साथ ही जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उन्हें बैठने के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो की गई है। सोशल डिस्टेंस भी यहाँ पे जो है वो बरता जा रहा है और यहाँ पे तमाम जो कवायद है वो की गई है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ये लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं, यहाँ पे जो स्लोगन रखा गया है। चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल आरजेडी बखूबी करेगी कि गरीब की सुनेंगे, युवा को चुनेंगे, इस तरह के जो स्लोगन जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। गरीब गुरबों के हक की खातिर हम मिटने को तैयार हैं, हर अंधेरे से लड़ेंगे जंग, लालटेन की लौ के संग, विकसित बिहार का कल राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह की जो स्लोगन जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे जो है पूरी तौर पे स्वरूप जो है वो बदला सा दिख रहा है आरजेडी का। और ये पूरी तैयारी जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो की गई थी। अब जाकर के यहाँ पे जो है तस्वीर बदली सी की आरजेडी की देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर जो है पूरे तौर पे देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। खुद राबड़ी देवी जो है यहाँ निरीक्षण वो की थी, तेजस्वी यादव निरीक्षण किए थे। तो अब हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी। लॉकडाउन के दौरान बंद था कार्यालय, आज से खुला है, चहलकदमी बढ़ गई, क्या माना जाए कि आरजेडी पूरे तौर पे चुनावी मूड में आ चुकी है? ये चुनावी मूड में नहीं, ये रौनक है, ये बदलाव के शुभ संकेत हैं। आप देख लीजिए बीजेपी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय में, और यहाँ देख लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं का चेहरा देखिए, लग रहा है कि अभी मंडप पर जा रहे हैं शादी करने। और वहाँ के कार्यकर्ताओं का चेहरा देखिए। ना इनका मानना है, ये कहना है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और सीधे तौर पर तस्वीर भी बिल्कुल बदली सी देखने को मिल रही है। खैर ये बदलाव बिहार की सियासत में कितना बदलाव लाएगी ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद भी रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले पर अडिग हैं। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फैसला कर लिया तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ना तो सिद्धांतों से समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे। बता दें कि रामा सिंह प्रकरण के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में लालू प्रसाद बीच बचाव में उतरे, जिसके बाद रविवार को तेजस्वी यादव ने एम्स जाकर रघुवंश से मुलाकात की थी।
विद्वान व्यक्ति और समाजवाद धारा का भी एक बड़े चेहरा हैं और उनकी अपनी एक विचारधारा है और विचारधारा से समझौता वो करते नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू को जरूर ठेस पहुंची है और रघुवंश बाबू उस पार्टी में अब मुझे लगता है कि अब आहत महसूस कर रहे हैं और स्टैंड उनकी बड़ी क्लियर होती है। यदि वो स्टैंड लिए हैं तो मुझे लगता है कि वो स्टैंड पर कायम रहने वाले लोग हैं। इतनी जल्दी वो समझौता करना। तो क्या जेडीयू की नज़र भी है रघुवंश सिंह पर? देखिए, रघुवंश बाबू एक सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं राजनीति में एक बहुत बड़ी अनुभव रहा है, लंबी अनुभव है, तो उनको कौन नहीं सम्मान करेगा। कांग्रेस की बैठक पर सांसद अखिलेश सिंह का कहना है कि सीडब्ल्यूसी की ये बैठक रूटीन बैठक है। कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कुछ लोग सोनिया जी को पसंद करते हैं। इस बैठक का बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो रूटीन मैटर है और सब पूरा रैंक एंड फाइल सब लोग तो राहुल जी को चाहता है कि अध्यक्ष बने। इसमें देरी हो रही है तो ठीक है, आपस में लोग अपनी चिंता बताता है और सोनिया जी को अपनी चिंता से कुछ लोग अवगत कराए हैं और लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राहुल जी टेक ओवर करें। बिहार कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के हाथ में ही कांग्रेस की कमान चाहते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि नेहरू गांधी परिवार से पार्टी का संबंध सियासी ही नहीं भावनात्मक भी है। देश के कांग्रेस जनों का संबंध नेहरू और गांधी परिवार के साथ केवल सियासी नहीं है बल्कि भावनात्मक है। जब भी देश में संकट का दौर आया है, नेहरू गांधी परिवार ने ही उसको संभालने का काम किया है। इसलिए बिहार के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि हमारा अगला अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हों और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आभारी भी हूं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो रही चर्चा पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसा और कहा है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन भी जाएं तो उन्हें देश स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस अब एक स्पेंट फोर्स हो चुकी है। उनके पास केवल दो बड़े नेता अमरिंदर सिंह एक बचे हैं, एक बघेल हैं और पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस जो है कि लगातार क्षरण हो रहा है और राहुल गांधी तो अगर बना भी दें तो कभी देश उनको स्वीकार नहीं करेगा, कांग्रेसी भी उनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।